नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां पर मलवा के मीरपुर कुरुस्ती गांव में जबरन धर्मांतरण कराकर युवक का निकाह मुस्लिम युवती से कराने का मामला सामने आया। तो वहीं युवक के पिता के तहरीर देने पर हरकत में पुलिस आई। मलवा पुलिस ने युवती के भाई, पिता, मौलवी समेत 4 आरोपियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जांच पड़ताल कर जेल भेज दिया। हदगाम थाना क्षेत्र के भैरमपुर नोहैया निवासी राम मनोहर रैदास करीब 5 साल से हरिद्वार मंडी में फल का काम कर रहा था। वहीं राम मनोहर की मुलाकात मलवा थाना क्षेत्र के मीरपुर कुरुस्ती निवासी तौफीक से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। राम मनोहर तौफीक के परिवार के लोगों से बातचीत करने लगा। पिता राम प्रसाद ने बताया कि तौफीक ने अपनी बहन शबनम से शादी कराने का झांसा देकर राम मनोहर पर धर्म परिवर्तन कर लेने का दबाव बनाया। इस दौरान बेटे से कई दिन से बातचीत नहीं हुई। 27 फरवरी की शाम को पता चला कि बेटे राम मनोहर को तौफीक, उसके पिता हकीम शाह, रिश्तेदार इम्तियाज, मौलवी आजम खान अपने घर में बंधक बनाए हुए हैं। वह लोग मीरपुर कुरुस्ती पहुंचे तो पता चला कि राम मनोहर का नाम मुनव्वर रखकर तौफीक ने उसका निकाह अपनी बहन से करा दिया। निकाह कराने में मौलवी आजम खान की भी भूमिका रही। तौफीक ने उन लोगों को धमकी देते हुए भगा दिया। वहीं मलवा पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जस्ती कहे हैं, अच्छा। उसके साथ मार धमका के उसका मुस्लिम बनाते रहे। अच्छा, तो सब लोग हुआ से जब पता पाए हैं तब हमें कहीं से फ़ोन की न है। तब हुआ से हमारे घर के गए हैं, स्टोर में भी रहे, हम घर में भी रहा। तो हम मुस्लिम नहीं बना के हुआ नहीं भेज सकते। हमको मंदिर लड़की आ सके तो हम मंदिर से करा सकते हैं शादी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको कि नहीं वो लड़का जो है शादी कराना चाह रहे हैं? पता लगा है, वह फोन हुआ से आवा है। तो फोन हुआ से आवा तो हियन गाँव में आवा, गाँव से फिर हम बात की ना, फिर स्टोर में हमारे घर के रहे। तो हम फिर हुआ फिर भेजा है, तब फिर हमारे घर के गए। फिर लड़का भी आन फिर हमारा गाँव सुबह पहा। तो हुआ फिर कहें कि नहीं हम मुस्लिम नहीं बनाते। जनपद फतेहपुर के थाना मलवा अंतर्गत एक मुस्लिम युवती का एक हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में दोनों ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया गया था। 28/2/2025 को लड़के के पिता वादी राम प्रसाद सनाब राम भवन द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके लड़के को बंधक बनाया था और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करके निकाह करा लिया गया है। वादी की सूचना पर थाना मलवा पर मुकदमा संख्या 54/25 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और इस घटना में नामित 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त तौफीक, इम्तियाज व मौलवी आजम खां को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और सब वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर यूपी के बरेली से है। बड़ी खबर है, बता दें, जहां बदले की आग में झुलस रहे क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश ने अपने ही विभाग के दलित वाल्मीकि कर्मचारी का मानसिक उत्पीड़न व शोषण कर उसका जीना दूभर कर उसे जान से मरवाने की बात कही। यह बात पीड़ित पक्ष जयपाल ने मीडिया से रूबरू होने पर अपने दिए गए वक्तव्य में कहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश जनपद बरेली के थाना शाही क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाही शाखा के कर्मचारी जयपाल का है, जिनकी किसी बात को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक पचौरी ने भरी महफिल में एसबीआई कर्मचारी जयपाल को जाति सूचक शब्दों से नवाजकर उन्हें अश्लील गालियां दी थी। साथ ही उनके बरेली के कोई हॉट टॉक हुई थी, जिसके चलते रीजनल मैनेजर पचौरी ने लिपिक जयपाल को खरी कोटी सुनाकर उन्हें गंदी गंदी गालियों से नवाजा। साथ ही बाज न आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। और यह बात पीड़ित पक्ष ने सुदर्शन न्यूज चैनल के बरेली कार्यालय में आकर रूबरू होने पर कही, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष जयपाल ने विगत वर्ष 2022 में क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई के दबंग अधिकारी पचौरी द्वारा घटना को लेकर उनके साथ घटना की पुरानी खुंदक निकालने के चलते एक बार पुनः दोहराने की कोशिश की है, जिस पर पीड़ित पक्ष द्वारा कानूनी कार्रवाई कराने पर क्षेत्रीय प्रबंधक हाथ जोड़कर बैकफुट पर आ गया।
वहीं कुछ गणमान्य लोगों ने बीच में पड़कर मामले को रफा दफा करा दिया था, जिससे क्षेत्र प्रबंधक ने अपना वजूद खत्म हो जाने पर इस मामले को अब फिर अमली जामा पहनाया है और इस पुरानी रंजिश को निकालने के चलते क्षेत्रीय प्रबंधक पीलीभीत के पचौरी ने दलित कर्मचारी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उन्होंने तरह तरह के आए दिन उसे झूठे नोटिस जारी किए और एक बार फिर अधिकारी पचौरी ने अपने कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न कर पीड़ित दलित जयपाल को जाति सूचक शब्दों से नवाजते हुए उन्हें अश्लील गालियां दी, साथ ही जान से मरवाने की खुली धमकी भी दे डाली, जिसको लेकर दलित कर्मचारी व उसके परिवार में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय प्रबंधक के शोषण और उत्पीड़न के शिकार हुए कर्मचारी रोते हुए अपनी दुख की दास्तान सुदर्शन न्यूज चैनल कार्यालय बरेली से की। वही पीड़ित पक्ष ने न्याय को लेकर अपनी बात योगी सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाते हुए मामले को लेकर एडीजी बरेली व एसपी ग्रामीण महोदय से और अनुसूचित जाति आयोग लखनऊ यूपी को और एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक लखनऊ सहित तमाम अधिकारी गण को मामले से अवगत कराते हुए लिखित रूप से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाकर आरोप गणों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश की। सर मैं स्टेट बैंक में हूँ सर, छोटी सी पोस्ट हूँ सर, क्लर्क हूँ मैं, सीनियर क्लर्क। मेरे जो रीजनल मैनेजर है सर राजीव चंद्र पचौरी RB2 पीलीभीत में, वो सर मेरा शोषण करते रहते हैं। पिछले दो साल पहले 2022 में इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया था सर, तो मैंने कंप्लेंट वगैरह करी थी सर। उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से और वैसे ही लिखित कार्रवाई करी थी मैंने सर। तो लोगों ने मुझे समझा बुझा के, गणमान्य लोगों ने, और मुझे शांत करा दिया सर। अब ये सर इनका ट्रांसफर होने वाला है, तो अब ये बदला लेने के लिए सर मुझसे आए दिन मुझे प्रताड़ित करते हैं। जहां तक मैं ट्रांसफर करा रहे हैं सर और शोषण करा रहे हैं मेरा सर, और मुझे धमकी भी देते हैं, गलत शब्द भी बोलते हैं, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं सर। मैं ये चाहता हूं सर आपके माध्यम से मेरी आवाज योगी सरकार तक पहुंचे सर, और मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि मुझे इनसे खतरा है सर। ये संपन्न लोग हैं सर, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं सर। हमें जब गलत नजर से देखते हैं सर, ग्रीन नजर से देखते हैं हमेशा। अच्छा। और हमें दंडित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं हमारा, और हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारा हम नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हें समाप्त कर देंगे। अगली खबर यूपी के चंदौली से है। आपको बता दें कि आनंद विहार से पूरी जा रही 12876 नंदन कानन एक्सप्रेस दुर्घटना की शिकार हो गई। बता दें कि डीडीयू जंक्शन से खुलने के कुछ ही देर बाद 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। ट्रेन की स्लीपर S4 बॉगी का कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में ट्रेन नजर आई। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना से सहमे यात्री नजर आए, जहां पहले से ही 3 घंटे से अधिक देर से चल रही थी ट्रेन। डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से सोमवार की रात लगभग 9:30 पर ट्रेन खुली थी। डीडीयू जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद यार्ड में 2 टुकड़ों में ट्रेन बंट गई। अलग हुए दोनों हिस्सों को डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 व 8 पर लाया गया। कपलिंग टूटे S4 बॉगी को ट्रेन से अलग किया गया। बॉगी में सवार यात्रियों को दूसरे बॉगी में शिफ्ट कराया गया। ट्रेन के दोनों टुकड़ों को जोड़कर लगभग रात 1 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना से यात्रियों का गुस्सा फूट गया। रेलवे को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली से क्या हुआ? ट्रेन पे 2 टुकड़ों में ट्रेन बट गया। आगे वाला बॉगी वहाँ पे रह गया, पीछे का यहाँ पे रह गया, दोनों में डिस्टेंस रह गया। कितने बजे घटना है ये घटना 9:30-10 बजे के आसपास। आप लोग डीडीयू जंक्शन को पहुँचे यहाँ पे 3 घंटा लेट है। 3 घंटे कहाँ से? ट्रेन 3 घंटा आगे पे थे, अभी बैक होके आया है। यार में फंसे हुए थे? हाँ, कैसे जानकारी हुई? ट्रेन अचानक से रुक गया, हर्लिंग हुआ, उसके बाद में बाथरूम में लोग गाड़ा भागा करे, उसके बाद में बाहर आके देखे तो ऐसा सीन आया। मतलब आप उस टुकड़े में तो जो वहाँ यार में फंसा हुआ था? हाँ, फंसा हुआ। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलकर जा रही थी। करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी नहीं, और फिर दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है, एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो ऐसे 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जा रहा है और 7 से ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है सर। 1.5-2 घंटे में आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है, और आधे घंटे के अंदर अब गाड़ी
पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। बता दें कि गोकुल में स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम रमन रेती आश्रम में खेली गई पारंपरिक होली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्राकृतिक टेसू के फूलों के रंग से होली खेली गई। साधु संतों के साथ भक्तों ने भी अनूठी होली का आनंद लिया। राधा कृष्ण की इस पावन भूमि पर होली खेलने के लिए देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और ब्रज में जगह जगह अलग अलग तरीके से खेली जाने वाली होलियों का आनंद लेते हैं। गोकुल के रमन रेती आश्रम में राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भक्तजन और साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेली। ब्रिज की होली की झांकियों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और टेसू के फूलों से होली खेली गई, जहां फूलों से भी श्रद्धालुओं ने होली का विशेष आनंद लिया। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ब्रज में अनेकों जगह अलग अलग तरीके से होलियां खेली जाती हैं। वहीं मथुरा के गोकुल स्थित श्री उदासीन काशी रमन रेती आश्रम में भी पारंपरिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों की होली के साथ टेसू के फूलों के रंगों से भी होली खेली गई। आश्रम के महंत गुरु शरणानंद जी ने भी भक्तों के साथ इस अनूठी होली का आनंद लिया। इस अनूठी होली का आयोजन इस हर बार की तरह इस बार भी अनूठे ढंग से किया गया। रंग बिरंगे फूलों की होली हुई और टेसू के फूलों के रंगों से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि पर इस होली में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं और संत जनों ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। यहाँ के आनंद की बात ही कुछ और है। यहाँ हम हर वर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि यहाँ डोला उत्सव हो, होली उत्सव हो और महाऋषि के साथ हम होली उत्सव मनाया जाए ठाकुर श्री जी के साथ। और एक एक क्षण यहाँ पे इतने ही आनंदमय है कि हम पूरे साल भूल नहीं सकते हैं। हम अपनी बैटरी चार्ज यहाँ पे करने आते हैं और यहाँ पे बिना केमिकल की होली मनाई जाती है टेसू के फूल के साथ। और लठमार होली, लड्डू होली, आपको सारे होली के दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत ही आनंदमय उत्सव रहता है। हमें ऐसा लगता है कि साक्षात वैकुंठ से श्री राधा रमन बिहारी जी यहाँ पे विराजमान हैं। श्री रमन बिहारी जी हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी और जितने भी हमारे दादा गुरुदेव जी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे साथ। हम कृपा बरसाए जा रहे हैं हम और आनंद लूटे जा रहे हैं। आज विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली रमण रेती में खेली गई और रमण रेती से ब्रज की होली का शुभारंभ हुआ है। और यहाँ केमिकल रहित, जो कि किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है, टेसू के फूले, केसर, चंदन, फूल, गुलाब इत्यादि के द्वारा दिव्यता के साथ रमण बिहारी भगवान के प्रेम के रंग में और पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रेम के रंग में सब लोगों ने आनंद के साथ सराबोर होकर के होली खेली है। होली ये वो उत्सव है जब हम लोग एक दूसरे के मन मुटाव को मिलाकर प्रेम का गुलाल माथे पर लगाते हैं और गले मिलते हैं। तो वही रंग आज यहाँ बरसा है। आज भक्ति के रंग में सराबोर हम सब हुए। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि उर्सला अस्पताल में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्लास लगाई गई, साथ ही वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल जाना गया और कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। अभी शासन ने ये निर्देश भी दिए हैं कि 16 जनवरी से एक नया शासनादेश दोबारा रीट्रेट किया है कि जो हमारे सीएमओ हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, जो डॉक्टर्स प्रोफेशनल हैं, वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के अलावा वो अपना पेशेंट्स को भी देखेंगे ओपीडी में। उर्सला हॉस्पिटल हमारा जनपद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के डायरेक्टर साहब डॉक्टर अग्रवाल ने अभी शुरू नहीं किया 16 जनवरी के अनुसार। सीएमओ साहब ने भी कोई पेशेंट नहीं देखा। उसके अलावा यहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो मैंने उनको गाइड किया है डॉक्टर साहब को। आयुष्मान हमारा अच्छा खासा वार्ड है, 20 बेडेड का है, परंतु उसमें भी मात्र 7 या 8 पेशेंट मिले हैं। और उसके अलावा काफी सारा स्टाफ जो है वो अनुपस्थित है, कुछ की एब्सेंट्स वगैरह हैं। इन सारी चीजों को कंपाइल करके हम लोग कार्रवाई करेंगे सो दैट कि जो शासन की हेल्थ की सुविधाओं को और लो कॉस्ट सोल्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं वो उपलब्ध करा सकें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की। बता दें कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने विकास भवन सभागार के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया।
शामली जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान ने क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत विकास भवन सभागार शामली के सुदृढ़ीकरण कार्य का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सभागार का मौका मुआयना किया और कराए गए कार्य की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम, मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र, जिला विकास अधिकारी प्रेमचंद, नमन जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। महाकुंभ से लाया गया गंगा जल पुलिस लाइन में प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। यह आयोजन उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया जो महाकुंभ में नहीं जा सके थे। कानपुर कमिश्नर ने इस अवसर पर गंगा जल की बोतल और श्रद्धालुओं में वितरित किया। जिन परिवारजनों ने प्रयागराज जाने का अवसर नहीं मिला था, उन्हें भी इस अवसर पर गंगा जल प्राप्त हुआ। पुलिस लाइन में इस आयोजन की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं में गंगा जी से जुड़े अपने आस्था और भी सशक्त रूप से महसूस कर सके। इस वितरण में आम जनता और श्रद्धालुओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र जल का लाभ उठा सके। हाँ, पुलिस लाइन नौकरी करते हैं, अब ड्यूटी के वजह से अब लोग लगे थे वहाँ। हाँ, वितरण बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो नहीं जा पाए, यही जो उनकी श्रद्धा से मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत भैया, बहुत अच्छा है। हम तो ये बहुत बढ़िया मानते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, जल मिल गया। मुख्य आरक्षी इतवारी लाल चक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ले आए हैं, आपने परिश्रम किया है। हम यहाँ पर माननीय मंत्री अजीत पाल के साथ में ड्यूटी थे, इसलिए नहीं जा पाए हम। तो ये शासन की जो ये कार्य योजना थी, जिसमें आप लोगों को जल मिले, उससे आप खुश हैं? खुश हैं, उससे बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम कार्य किया आप लोगों ने। आज भी वितरण हो रहा है गंगा जल का, उसके लिए क्या? देखिए, महाकुंभ मेला 2025 की अपार सफलता के बाद, सफल आयोजन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की मंशा के अनुरूप फायर टेंडर्स के थ्रू जो गंगा जल है वो कानपुर नगर भी भेजा गया है। और मुख्यमंत्री जी की मंशा इसमें ये रही है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए या किसी कारणवश हमारे पुलिस परिवार या और अन्य जो भी आमजन नहीं आ पाए, उन तक पहुंचाए जाने का एक जल पहुंचाया जाए प्रयास है। तो उसी के अनुक्रम में जो आदेश प्राप्त हुए, उसमें सीपी महोदय के आदेशानुसार इस कार्य योजना बनाकर आज पुलिस लाइन में वितरण किया जा रहा है, जिसमें आमजन, मीडिया बंधु, अपने पुलिस जन, पुलिस परिवार और जो भी आना चाहे वो उसको ग्रहण कर रहा है। ये जल का वितरण, जैसे हमारे पास अभी एक फायर टेंडर हमें प्राप्त हुआ है, तो उस फायर टेंडर का वितरण आज किया जाएगा। और अभी 1 या 2 दिवस में अगले हमें एक और फायर टेंडर 5000 लीटर क्षमता का और प्राप्त होगा गंगा जल का, तो उसको फिर कार्य योजना बनाकर सीपी सर के आदेशानुसार वितरण। देखिए, महाकुंभ प्रयागराज की अपार सफलता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंशा प्रकट की कि हर एक आम जन तक, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी परिवार हो, चाहे हमारी आम जनता हो, जो महाकुंभ में स्नान करने से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप फायर टेंडर्स से प्रत्येक जनपद में गंगा जल को लाया गया है। उसी के क्रम में हमारे कानपुर नगर कमिश्नरेट में भी गंगा जल को लाया गया है। जो एक गाड़ी आप देख रहे हैं ये आई है, और सीपी सर के आदेशानुसार एक कार्य योजना बनाते हुए एसीपी साहब, हम और पूरा पुलिस लाइन का स्टाफ, ऑफिसर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज यहाँ पुलिस लाइन में। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। बता दें कि जनपद की बिलारी तहसील में एंटी करप्शन टीम की विद्युत विभाग की कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां रंगे हाथों संविदा कर्मचारी को पकड़ा गया। अधिकारियों की संलिप्तता बताई गई है। एसडीओ और जेई फरार चल रहे हैं। संविदा बिजली कर्मचारी रिफाकत हुसैन विद्युत उपभोक्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पीड़ित उपभोक्ता से अधिकारियों की शय पर रिफाकत हुसैन ने 5 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन पर नोटिस जारी कर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित ने रिफाकत हुसैन की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की थी, जिसको लेकर कोतवाली बिलारी में मामला दर्ज हुआ। एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई की गई है। किस चीज में गिरफ्तार किया गया है? आपको मतलब रिश्वत लेते हुए। किसके लिए रिश्वत ले रहे थे आप? महेंद्र सिंह जईस के लिए। कौन से बिजली घर पे ये? सैंसपुर। कितने रुपए की रिश्वत ली थी? 30,000 रुपये। तो ऐसा है सर, 12 तारीख में मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ था
मेरा 5 किलोवाट का कनेक्शन है। बोले क्या एसडीओ साहब ने एक नोटिस भेजा मुझे कि आपका लोड ज़्यादा है, आपको वो ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा अलग से। तो मैं 13 तारीख में एसडीओ साहब से मिला उनके ऑफिस में, तो एसडीओ साहब ने 50,000 रुपये की डिमांड करी मुझसे। बोले ये सब मैं ख़त्म कर दूंगा नोटिस जो है, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आप। एसडीओ का नाम है साहब अमरिंदर यादव। ये कितने दिन से चल रहा था? ये 12 तारीख में नोटिस मिला था मैं 13 तारीख को एसडीओ साहब से मिला था। तो फिर 30,000 रुपये में एसडीओ साहब से हमारी बात हो गई। एसडीओ साहब ने लाइनमैन रिफाकत से कह दी कि इन्हें दे देना। कौन से बिजली घर का मामला? ये सहसपुर बिजली घर का मामला। कितने पैसे चले? आज क्या हुआ? आज क्या कार्रवाई की? आज मैंने एंटी करप्शन टीम को मैंने सूचित किया है, तो उन्होंने वो नोट में ये दिए थे, वो मैंने उन्हें दे दिए आज। तो क्या हुआ? लाइनमैन को उनके, और एंटी करप्शन टीम ने उन्हें किसे पकड़ा गया इस समय? लाइनमैन रिफाकत को पकड़ा गया। एसडीओ साहब नहीं आए वहाँ पर। एसडीओ साहब ने ये कह दी थी कि इसे लाइनमैन को दे देता हूँ मेरी। क्या नाम है इनका एसडीओ साहब? विद्युत उपकेंद्र सहसपुर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां से कल यहां पर एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संविदा कर्मी को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसने संविदा कर्मी ने खुलासा किया है कि यहाँ विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ और जेई के कहने पर इस तरह से वो उगाही होती थी। और आपको बताएं किस तरह अब सरकारी विभाग में रिश्वतखोरी का खेला चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ शासन के निर्देशों के बाद भी लगातार प्राइवेट तौर पर लोगों को ऑफिसों में रखा जा रहा है, और उनको न जाने कहां से तनख्वाह दी जाती है, किस तरह से उनका जीवन यापन होता है। जैसे कि कल यहाँ पर आपने देखा, जो यहाँ पर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी अब्दुल माजिद नाम के, उसने यहाँ पर उनके 5 किलोवाट के कनेक्शन को लेकर यहाँ 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 30,000 रुपए वो देने आए, और एंटी करप्शन टीम ने अपनी पूरी कार्रवाई के तहत उन नोटों को अपनी रूप रंग में ढाला, और रूप रंग में डालने के बाद यहाँ उसने लाइनमैन के हाथ जो रिफाकत है उसको पैसे पकड़ाए, और उसे रंगे हाथों एंटी करप्शन की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी फील्डिंग लगाकर पकड़ा है। और यहाँ जो पकड़ा गया लाइनमैन संविदा कर्मी था, वो संविदा कर्मी क्या पाता होगा, उसने साफ साफ बताया है एसडीओ साहब और जेई साहब के कहने पर उसने ये पैसे लिए थे। तो देखने वाली बात यह है, आखिर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी योगी सरकार में इस तरह क्यों चरम पर जा रही है, और कौन लोग ऐसे हैं जिनके कहने पर इतने बड़े दावे और बवाल हो रहे हैं। क्या जनपद में बैठे अधिकारी आंख मूंद के सो रहे हैं, या किस किस शय पर ये अधिकारी घूसखोरी और रिश्वतखोरी के नाम पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अब देखना, ये यहाँ से जो संविदा कर्मी है उसे तो लंगे हाथों पकड़ लिया गया, लेकिन जेई साहब और एसडीओ साहब यहाँ से गायब हो चुके हैं। क्या वो अपनी जमानतों के इंतजाम में लग गए या मामले के निपटारे में लगे? अब देखना ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, और जनपद में ऐसी कार्रवाइयां कब तक चलती रहेंगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज, मुरादाबाद। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। शादी समारोह में दबंगों ने इस दौरान हंगामा किया, जहां गाना बजाने को लेकर जमकर मारपीट की गई, और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं बिना निमंत्रण शादी कार्यक्रम में मारपीट के इरादे से पहुंचे आधे दर्जन से अधिक दबंग पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला ये था कि हम लोग अपनी जीजा की बहन की शादी में आए थे, तो कुछ लोग मुचार के कुछ दबंग लोग जो हैं दीपू मौर्य के साथ में थे। कई लोग 5,000 नंबर की गाड़ी लेके गए थे स्कॉर्पियो वाइट में, तो उन लोगों ने मतलब हमला कर दिया हम लोगों पर गाने को लेके। तो उन लोग को बुलाया गया था, उन लोग का निमंत्रण नहीं था फिलहाल, उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया था मारपीट करने के लिए। कहीं शिकायत की आपने? हाँ, मैंने थाने में शिकायत दी है, प्रमाण पत्र भी दिया है, अब हॉस्पिटल आए हैं, पट्टी करवाए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। ट्रेन से सोने की तस्करी हो रही थी, इसी को लेकर जीआरपी ने 1 करोड़ 25 लाख का सोना बरामद किया है। वहीं अवैध तरीके से ट्रेन से सोने की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। तस्कर ने सोने की तस्करी के लिए ट्रेन को इसलिए चुना ताकि भीड़ में उसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े और आसानी से तस्कर अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मगर सटीक मुखबिर के बाद तस्कर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके पास से तलाशी में 1-2 लाख नहीं बल्कि 1
करोड़ 25 लाख का सोना बरामद किया गया। बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि सीएमओ ऑफिस का एक वीडियो सामने आया है जो व्यवस्था की पोल खोलकर रख दे रहा है। यहाँ एक महिला अपने दिव्यांग पति का विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसे पीठ पर लादकर इधर उधर भटकती दिखाई दी। महिला अपने पति का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीएमओ ऑफिस आई और यह मामला सोमवार का बताया जा रहा है। सोमवार को सीएमओ ऑफिस में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का साप्ताहिक दिन निर्धारित किया गया है। पहली बार सीएमओ ऑफिस आई महिला को जानकारी नहीं थी कि उसे पति का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इतना मुश्किल झेलना पड़ेगा। ऑफिस में मेडिकल के लिए उसे इधर उधर टहलाया गया, जिसमें उसे मजबूरन पति को पीठ पर लादकर इधर से उधर भटकना पड़ा। वहीं व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी। यदि होती तो उसे इस प्रकार की परेशानी न झेलना पड़ता। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर नरेश चंद्रा का कहना है कि सोमवार को एक महिला अपने पति का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीएमओ ऑफिस आई थी। नहीं, वो महिला दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए आई थी और दिव्यांग के ऑफिस में व्हील चेयर उपलब्ध है। अगर कोई पेशेंट जो है वो व्हील चेयर लेना चाहता है तो वहीं रखी है, उसको ले करके उनको उस पर ले जा सकते हैं। सर क्या कारण रहा हो कल उसे नहीं मिल पाई? क्या नहीं, उसे दिखी नहीं होगी या उसने पूछा नहीं होगा किसी से, जिस वजह से। तो लेकिन सर जैसे मान लीजिए कोई आता है, उनको बाहर जैसे लिखा हो किसी को व्हीलचेयर चाहिए तो यहाँ संपर्क करें, ऐसा कुछ कहीं? देखिए, पूरा दिव्यांग का वो पूरा एरिया जो है जहाँ पे का वो दिखा रहे हैं, वो पूरा एरिया दिव्यांग का है, तो सबको ये मालूम है कि वहाँ पे व्हीलचेयर वगैरह उपलब्ध रहती है और सारे जो आते हैं वहाँ पे उस दिन सोमवार को वो दिव्यांगी होते हैं। अगली खबर यूपी के मऊ से है। पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध मंदिर शीतला माता धाम में चोरी हो गई है। वहीं चोरों ने माता शीतला का मुकुट सहित धातु की कई मूर्तियों को चुरा लिया और शीतला माता धाम मंदिर में चोरी की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम पहुंची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला माता धाम मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। आज सुबह में मंदिर में जो है जब पुजारी जी आए तो वहाँ सब सामान जो है सब चोरी हो गया। कब की बात? ये रात की बात है। क्या बजे? ये 11 बजे इसमें हले हैं सब, 11:55 पे निकले हैं सब। अच्छा, क्या क्या चुरा है? माता जी का सभी सामान सब लेके चले गए सब। तब माता जी का बिंदी मंटिका सब नोच नाच के सब ऊपर जितने मुकुट उकुट थे सब, उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ थी वो सब। किस चीज़ की थी मूर्ति? उसमें दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। किस चीज़ की थी? ये नहीं, ये धातु की थी। धातु की। अगली खबर बदायूं से है। अमर ज्योति चिट फंड कंपनी लोगों के करोड़ों रुपए लेकर डूबी हुई है। रुपए जमाकर्ताओं ने हंगामा काटा। इसी को लेकर बदायूं शहर स्थित मारासराय मोहल्ले में 25 साल पुरानी अमर ज्योति चिट फंड कंपनी अमर ज्योति हजारों लोगों की करोड़ों की एफडीआरडी लेकर डूब चुकी है। हजारों लोगों के टोकन देकर भी 2-2 माह खातों का भुगतान नहीं हो रहा, जिसको लेकर गरीब परेशान हो रहे हैं। तो वहीं उधर एमडी अमर ज्योति चिट फंड कंपनी शशिकांत का कहना है कि 2 माह बाद प्रत्येक खातेदारों का भुगतान कर दिया जाएगा। लगातार हो रहा था सर, लेकिन लेट हो रहा था। उसी लेट की वजह से कस्टमर ने शोर मचाया। कल काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं हो रहा था। अब जो कंपनी आपकी लगातार खुल रही है? हाँ, लगातार खुल रही है। आज भी खुली है सर, और सब लोग बैठे हुए हैं, सारे एजेंट और मतलब जो आपके यहाँ वर्कर है क्या सहयोग दे रहे हैं उन लोगों को? पब्लिक क्या डील कर रहे हैं सर? पब्लिक के लिए समझा रहे हैं, सब उनसे कह रहे हैं। जो कंपनी के एमडी के द्वारा कहा गया है कि मई से भुगतान शुरू हो जाएंगे, तो हम बता रहे हैं सबके लिए कि फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मई से सबके भुगतान मिलने लगेंगे। पब्लिक में एक अफवाह है कंपनी बंद हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, अगर बंद होती तो कंपनी शटर बंद होता और कोई भी नहीं होता यहाँ पे, जबकि कंपनी खुली हुई है, सभी मौजूद है यहाँ पर। कंपनी के जितने भी एजेंट है और कर्मचारी है सब मौजूद। कार्य सक्रिय चल रहा है? चल रहा है सर। ये कारा की चिटफंड कंपनी है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन आरबीआई के तहत नहीं है क्या? नहीं, लाइसेंस है सर इसका, आरबीआई के द्वारा नहीं है, लेकिन जो रजिस्ट्रार जो कानपुर रजिस्ट्रार है सर, वो इसका लाइसेंस देते हैं, उनकी निधि के अंतर्गत वो लाइसेंस है। क्या आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा सर, अगर कस्टमर हमारा सहयोग करेगा तो कंपनी ऐसी चलती रहेगी और
हम उसका समय से जो उससे वायदा कर रहे हैं उस पर भुगतान करेंगे। 600 रुपये 1 साल की 1.5 साल? 1 साल की भुगतान। टोकन मिल गया? अभी टोकन में नहीं मिला, 1 महीना हो 4 साल। क्या कह रही कंपनी? ये कह रही है 1 मई को करवाएंगे। क्या अफवाह है कि कंपनी बंद हो रही? नहीं, अब्बा सुनते ही में आया तो यहाँ पे कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। अच्छा, अफवाह पहले ही बंद हो रही है? बंद है कंपनी? साथ खुली है? कंपनी खुली है, भरोसा भी दे रहे हैं, काम होगा, पैसा मिलेगा। कब मिलने कहा है? पिछले महीने में कहा 4 तारीख डाली, अब यानी फिर डाली 20 तारीख के। ना मैंने साहब तो ये कह रहे हैं कि मई पेमेंट करेंगे। हमसे नहीं कहा है, मनीय साहब ने 20 तारीख डाली है जो निकल गई। टोकन हमारे बीमार ही काबड़ के पैसा खुद मनीजन ने डाला है, हमारा 20 तारीख पर है। क्या नाम है? आप कितने जमा है? हमारा पता नहीं भाई, टोकन में टोकन में जितने हुए हमारे 2 एफडी है, पेमेंट भुगतान के लिए कहीं हो रही बात नहीं। कितने किताब के हैं, 2 एफडी हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार जिले के नालछा में एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी विचारधारा का जहर सामने आया। महज 6 दिन में फिर एक और घटना सामने आई, जहां नगर में सोशल मीडिया के माध्यम से की गई पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। दरअसल नालछा नगर के रहने वाले सफदर पिता ममुखा जाति मुसलमान के द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से हिंदू समाज के सक्रिय कार्यकर्ता लोकेश यादव की इंस्टाग्राम आईडी की खोज कर आईडी में पोस्ट किए अखंड भारत के नक्शे और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की पोस्ट पर अपमानजनक शब्दों के साथ अभद्र भाषा में टिप्पणी की गई। पूरा मामला वो यह है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको सर्च किया गया नालछा का जो सफदर मम्मू खां है उसके द्वारा, और शिवाजी महाराज की जो मैंने पिछले साल पोस्ट डाली थी उस पोस्ट पर आकर के शिवाजी महाराज को अपमानजनक शब्दों में टिप्पणी की गई है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा नालछा थाने पर की गई। उसके पश्चात कार्रवाई की गई। मैं आपके माध्यम से पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं। देखिए, 1 मार्च को एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक विशेष वर्ग के व्यक्ति द्वारा एक टिप्पणी की गई शिवाजी महाराज के ऊपर, जिसपे जो टिप्पणी करने वाले जो इंस्टाग्राम आईडी यूजर है इसके ऊपर हमारे द्वारा थाना नालछा पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया आईटी एक्ट में, जो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सर, इसमें लगातार 8 या 15 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है, वो लगातार सर ये नालछा में घटना होती रहती है सर, तो इस पर पुलिस का क्या? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। जो भी इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो कानूनी कार्रवाई उस पर ठोस से ठोस आगे भी की जाएगी। अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव में एफएच चलवड़ी संयुक्त आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में और विजयपुर जिले के आबकारी उपायुक्त मुरलीधर चिक्कोड़ी, शैक्षणिक जिले के आबकारी उपायुक्त और बागलकोट जिले के आबकारी उपायुक्त की उपस्थिति में बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी से 421.168 किलोग्राम गांजा और 1.915 किलोग्राम चरस, बागलकोट जिले से 78 किलोग्राम गांजा और विजयपुर जिले से 90.44 किलोग्राम अफीम, 106.732 किलोग्राम गांजा 4 पोस्त के बीज को बरामद कर बेलगांव के नवेज गांव में एसवीपी केमिकल्स इकाई में इस तरह से नष्ट किया गया। आबकारी विभाग अधिकारियों की यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के सीकर जिले में डीआर मोटर्स में वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वहीं देश सेवा करते हुए सर्वोच्च त्याग करने वाले बलिदानियों को याद करते हुए मोटर्स मालाकाली मोड़ श्रीमधोपुर रोड पर वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास महाराज ने की। वहीं रमेश शर्मा अतिथि पूर्व उप रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार रामजी लाल सैनी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्री माधोपुर, वीर चक्र विजेता जयराम सिंह डावला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद भुदोली, नीमका थाना वीरांगना कविता सामोता, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मनोज बंशिया, अमित शर्मा उपाध्यक्ष नगर पालिका रिंगस मौजूद रहे। आयोजक ने सभी का धन्यवाद किया तथा देश सेवा के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने की अपील की। अब बात करेंगे बिहार की।
बता दें कि बिहार के शिवहर से खबर है, जहां बेलसंड विधानसभा में अर्पणा सिंह का जनसंपर्क अभियान जनता का समर्थन मिल रहा है। बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अर्पणा सिंह ने बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जनता से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। गांवों में भ्रमण के दौरान अर्पणा सिंह को स्थानीय लोगों से सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी साझा की, जिनमें बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क की बदहाल स्थिति प्रमुख रही। इस दौरान अर्पणा सिंह ने भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वो इन बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगी। गरीबों के मसीहा के रूप में पहचान है नीतीश सिंह। बेलसंड क्षेत्र में नीतीश सिंह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए चर्चित हैं। स्थानीय लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं, क्योंकि वे लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयासों को लेकर गांवों में सकारात्मक चर्चा हो रही है। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है हमको और सभी से हम मिल रहे हैं। महाराज जी सभी के लिए काम करते हैं और तरियानी छपरा की मुखिया हैं हम। अभी विधायक के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सबसे हमें। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।